नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर के नया बाजार भावनाथ मंदिर परिसर में है। हमारे साथ जिले के लब्ध ख्याति प्राप्त वरीय वकील अधिवक्ता छोटे बाबू के नाम से विख्यात हैं और सबसे बढ़ के हम पत्रकारों के नज़ीर उदाहरण पांडे रामेश्वरी प्रसाद हमारे साथ है। सर, आपके पास आने का मुख्य प्रयोजन यह है कि इस 3 दिसंबर को सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। आप, जैसा कि हमें पता चला है, आप नॉट आउट 88 हैं। आपने सिवान में वकालत 1963 से शुरू किया। तो सर, सिवान 50 साल पूरे कर रहा है। पहले सर इसके 50 साल की यात्रा पर आप प्रकाश डालें। जैसे 3 दिसंबर 1972 को इस ज़िले की स्थापना हुई। स्थापना में जो समिति बनी उसका मैं एक सदस्य था, जिसका मुझे गर्व है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, ज़िले का पूर्ण विवरण, ज़िले के संबंध में पूर्ण जानकारी गांधी मैदान में पोस्टरों पर लगाई गई थी और पूरी जानकारी आम जनता को प्राप्त कराई गई। लगभग 100 साल के संघर्ष के बाद ये सिवान अनुमंडल जिला में परिवर्तित हुआ। उस सर, ऐसा कहा जाता है कि 1848 का ये अनुमंडल है। 1848 में ये कायम हुआ। 1870 में नगर परिषद की स्थापना हुई। 1872 में सिविल कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन मूलतः अनुमंडल 1948 में ही बना और उसके बाद संघर्ष होता रहा। करीब 30 बरस के बाद ये संघर्ष रंग लाया और ये जिला में परिवर्तित हुआ। इस जिले का सौभाग्य प्राप्त ये था कि स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी बड़े नेता थे सभी इस जिले के थे। सारण कमिश्नरी के सारण नहीं, तिरहुत कमिश्नरी के। तिरहुत कमिश्नरी, हाँ। उस वक्त मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण था। इन चारों का एक ही मुख्यालय था, मुजफ्फरपुर। वहीं पर कमिश्नर रहते थे और वहीं से जो भी मुकदमे हों या जो भी विषय हो उसका निस्तारण मुजफ्फरपुर से था। लेकिन जब ये ज़िला बन गया तो छपरा ज़िला ये परमंडल हो गया और परमंडलीय आयुक्त की नियुक्ति छपरा में हुई और तब से कमिश्नरी जिसको कहा जाता है वो छपरा में है, जिसमें 3 ही ज़िले हैं, गोपालगंज, सिवान और छपरा। तो इससे जो विषय वस्तु हैं या प्रगति भी हुई है और निस्तारण भी मुकदमों का शीघ्र हुआ है और जो 10-10 साल लगता था वो करीब 3 वर्ष में के अंदर ही में। सर, आपके व्यक्तिगत प्रश्न। सर, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप मूलतः सिवान जिले में कहाँ के रहने वाले हैं? ये मूलतः हम रहने वाले हैं राजस्थान के। जब अकबर ने इस क्षेत्र को विजय प्राप्त किया तो उस वक्त हम लोगों के पूर्वज सजावल, जो आजकल सीओ होते हैं, वैसे ही सजावल का पद निर्मित हुआ और सजावल के पद पर वो राजस्थान से आए। कैसे हम लोग आ गए कि अकबर की शादी जोधाबाई से हुई और जोधाबाई जिस भाग में रहती थी उसमें कृष्ण भगवान की एक मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें जो पंडित जी पूजा कराने जाएं वो उस वक्त छाया से छुआछूत, तो उस छुआछूत के वजह से बीच में जो खोजवा लोग थे, लौड़ी दाई थी, ये सब रास्ते में खड़ी हो जाए तो पंडित जी कभी बदन से भी, तो इसलिए पंडित जी जो दूसरे दिन नहीं आवे। इसके बाद जब 15 दिन यही क्रम चला तो गांव के सारे पंडित भाग गए। अब पूजा में व्यवधान हो गया। तो व्यवधान हो गया तब ये बात अकबर को मालूम हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया, कहा कि भाई तो समस्या हो जाएगी।
पूजा तो आवश्यक है, कोई प्रबंध करो। तो बीरबल ने हम लोगों का सर्वे कराया जो वहाँ के निवासी थे, और उन्होंने ऐसे लोगों का चुनाव किया जो थे तो हिंदू, रहते थे मुसलमान के ऐसा। उसमें कायस्थ परिवार के जो हम लोगों के पूर्वज थे, उर्दू फारसी के प्रकांड विद्वान, औचकन पहनते थे, शेरवानी पहनते थे, पैजामा पहनते थे, और मैंने जो मुस्लिम सभ्यता है उसको मानते भी। शायद यही कारण है कि आज लोग लाला जी लोग को आधा मुसलमान हाँ, इसलिए ये कहा जाता है कि कायस्थाज आर हाफ मुस्लिम। तो ये कहावत आज भी है। तो उसमें हमारे पूर्वज पकड़े गए और अकबर के दरबार में उनकी पेशी हुई, मुंडन करा दिया गया और उनको टाइटल पांडे का खिताब दे दिया गया, टाइटल। तो अब जो पंडित जी हैं वो बाद में पांडे लिखते हैं, जो कायस्थ हैं वो पहले लिखते हैं। यही कारण है कि पांडे रामेश्वरी प्रसाद हमारे साथ हैं इस समय। जी। तो उसके बाद अब पंडित जी गए, उन्होंने पूजा कराया, उधर से लौटे, लौड़ी लोग खड़ी थी, खोजवा खड़े थे, ढकियाते हुए अपना निकल गए। हल्ला हुआ कि भाई पंडित तो फिर दूसरे दिन आ गया, अब क्या उपाय हो। तब उसमें हुआ कि साहब जब पंडित जी उधर से लौटे तो लोगों ने पूछा जब भोजन बोले कि लगाइए भोजन। अब उस वक्त मुर्गा तो चलता नहीं था, मटन चलता था। वो मटन दिया गया और पंडित जी खूब ठाट से खाए, खा के अपना चलता हुए फिर तीसरे दिन हाजिर हो गए। अब तीसरे दिन जब हाजिर हुए तब खलबली मच गई, ये भाई ये पंडित तो ये बड़ा जुल्म है, ये तो मानता नहीं है, फिर आ गया। तब दूसरे दिन लोगों ने कहा कि साहब जरा कुरान को पढ़िए, लाइए। कुरान लाया गया तो कुरान को उन्होंने उठा करके चूमा, और चूमने के बाद उसको पढ़ना शुरू किया। तब उन लोगों को ख्याल हो गया कि नहीं, ये मुसलमान हो चाहे नहीं हो, ये हमारे मजहब की कदर करने वाला व्यक्ति है। इसलिए व्यवधान बाद में बंद हो गया और वही खिताब हम लोग को पांडे का मिला। तो जब ये अकबर ने इसको लिया, उस क्षेत्र में आया, तो इस क्षेत्र में पहली लड़ाई हुई आपको सेवा सेन से। सेवा सेन यहाँ के राजा थे, वो मारे गए। दूसरा यहाँ का राजा था सूरबल, जिसका अभी सूरबल गांव है। सूरबल में राजधानी थी। तो सूरबल के राजा से लड़ाई हुई, सूरबल मारे गए। उनकी पत्नी थी जीरा देवी, उन्होंने 1 किलोमीटर हट के और उनके 100 पर अग्नि परीक्षा दे दी। कहा जाता है कि वो तो मूलतः गुजरात की थी। हाँ, गुजरात की थी। इसीलिए देई नाम लगा था। अच्छा, देई नाम लगा। जीरा ठीक था, और देई का माने है कि वो गुजरात की थी। तो वही जीरा देई जहाँ राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान है। तो इस एरिया के सजावल होकर हमारे दादा है, पता नहीं, नाम तो पता नहीं चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी हम लोगों को भी नहीं थी। लेकिन मैं एक बार लखनऊ गया था, तो वहाँ उर्दू के बहुत बड़े शायर माथुर लखनवी, वो उनसे मिलने गया। उन्होंने ये कथा बताई कि हमारे उनके मामा भी पांडे परिवार के हैं। तो सर, जैसे कि आप इस समय अधिवक्ता के प्रोफेशन में हैं, पेशे में हैं, तो ये जो पेशा है वो आपकी पीढ़ी पहले से करती आ रही है? हमारे दादाजी भी वो जिला जज सियरर, मिस्टर सियरर जिला जज छपरा के पेशकार थे। 1942 में 1916 में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। तो उस वक्त अभी एक खलबलाहट थी कि किस दशा में आंदोलन को ले जाया जाए। इस बात शेरर साहब को मालूम हुई, तो उन्होंने कहा कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो या वहाँ जाना छोड़ दो। तो हमारे दादाजी ने नौकरी छोड़ दी और आकर के यहाँ पर मुख्तार सिर्फ ज्वाइन कर लिया सीमान में। तो मुख्तार रहे और उनके बाद
हमारे पिताजी आए, वो वकील हुए। दादाजी की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? गाँव? दादाजी मैट्रिक नॉन मैट्रिक थे, लेकिन उस वक्त अंग्रेजी बोलने वाला लिखने वाला मिलता नहीं था, इसलिए हमारे दादा की बहाली हो गई। इस समय जैसा कि मुझे पता है, इस समय आप सिवान से पूरब दिशा में ठीक सटे 15 किलोमीटर पर एक गांव है गम्हरिया, वहाँ के आप निवासी हैं। हाँ। और ये माना जाता है कि गम्हरिया और पचरुखी की पहचान जो है वो पचरुखी चीनी मिल से है। हाँ। और इस पर आप ही के कम्युनिटी के एक व्यक्ति ने अभी एक पुस्तक लिखा है, फिर न भेटाई वो पचरुखिया। तो ये कहा जाता है कि गम्हरिया गांव काफ़ी उन्नत है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बड़े पद को न सुशोभित किया हो, और शायद इसी लेगेसी को आप भी आगे मेंटेन किए होंगे। हम लोग के यहाँ आपको हमारी जानकारी में 2 कलेक्टर हुए, हमारी जानकारी में विदर्भ संगीत संस्कृत विश्वविद्यालय के पहला जो उप कुलपति विद्यानाथ ओझा, वो पहले व्यक्ति थे जो संस्कृत और पाली के बहुत बड़े विद्वान थे। तो विदर्भ यूनिवर्सिटी ने उनको उप कुलपति बनाया, और इसके बाद 119 शिक्षक महिला और पुरुष हमारे गांव में थे। 5 डॉक्टर, जिनमें 2 लेडी डॉक्टर। एक लेडी डॉक्टर रही मंजू वर्मा, यहाँ पर पोस्टेड थी सिवान, बाद में उसका ट्रांसफ़र हो गया, और 2 अधिवक्ता, 1 जज उस गांव से हुए, इस गांव से हुए हैं। अच्छा सर, अब हम आते हैं। सर, आपने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की? मैट्रिक, उसके बाद लॉ की पढ़ाई आपने कहाँ से की? मैट्रिक तो हम यहाँ से VM मिडिल ये हाई स्कूल है, उससे हमने पास की। उसके बाद मैं बनारस चला गया, BA तक की पढ़ाई बनारस में हुई। फिर उधर से मैं लौटा तो हमारे पिताजी की इच्छा थी कि नहीं, एक परिवार में वकील होना चाहिए। उन्होंने बड़ा हमको प्रेशर दिया, दबाव दिया, तो हम पटना लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लिए। और उस वक्त पटने में हमारे चाचा जी इनकम टैक्स के अफसर थे, हमको रहने की व्यवस्था। और मैं पटने यूनिवर्सिटी से हमने LLB किया। LLB करने के क्रम में ही मुझे नौकरी हो गई आकाशवाणी पर। मैं वहाँ उद्घोषक रहा 1 साल। फिर अब तो टेम्पररी था, तो उसको छोड़ करके हम सचिवालय के कंपटीशन में बैठे। उसमें हमको लॉ अफसर का पद मिला। 6 महीना हम लॉ अफसर रहे, लेकिन हमारे पिताजी की बार बार चिट्ठी जाए, ये कहाँ हो, छोड़ो, चले आओ। तो हमने त्यागपत्र दे दिया। और उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज रिटायर होकर सरजू प्रसाद वहाँ हमारे अफसर थे, डायरेक्टर थे। लॉ मेंबर उसको कहा जाता था, लॉ मेंबर थे। मैं जब उनको त्यागपत्र देने गया तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि देखो, 24 साल की उम्र तुम्हारी है, ये तुम इसमें रहो, जगह बहुत है, इसमें तरक्की का भी चांस है, ठीक है, रिजाइनेशन लेटर दे दो और तुम जाओ। दूसरे दिन मैं गया उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि पास कर दिया है, अलाउ कर दिया। तुम ऐसे पैसे में जा रहे हो जो इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे शुद्ध पेशा है। इसमें सेवा भावना भी है और आय भी है, पदवी भी है, प्रतिष्ठा भी है। लोग पहले बोलते थे। इसलिए जब मुझे मालूम था कि तुम छोड़ के कहीं जा रहे हो, लेकिन जब आवेदन पत्र पढ़ा कि नहीं वकालत करने जा रहे हैं, तो उसी समय हमने स्वीकृत कर दिया। तो आप सिवान में ही आपने वकालत शुरू की? नहीं, हम लोगों के समय में एक नियम था कि जिसको भी वकालत करना है उसको 1 साल माननीय उच्च न्यायालय ने क्लर्क के रूप में रहना है। तो पूरा 1963 कट गया हम लोगों को। 27 जनवरी को हमारा जन्मदिन था। 27 जनवरी को हम वहाँ ज्वाइन किए और वहीं पर 3 वकील के साथ हम रहे, कंप्लीट किया। और बार काउंसिल से हम लोगों को लाइसेंस मिला। अब 27 जनवरी को यहाँ
1 साल के बाद आप 1 साल के बाद सिवान ज्वाइन में कर आ गए। लिया। सिवान। सर हम ये जानना चाहेंगे, जो उस समय केस आते थे, जो मुकदमा आता था और जो आज मुकदमा आता है, इन दोनों में, और क्लाइंट जो उस समय आते थे, जो व्यक्ति अपने केस को लेके आता था, जो आज है, इसमें क्या मूलभूत अंतर है? मूलभूत है कि जिसका अधिकार छीना जा रहा था वो पीड़ित व्यक्ति वो आता था। आजकल कुछ शौकिया लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई हो गई है कि फला आदमी हमको ऐसा कह दिया, इस पर लड़ाई चल रही है। सर क्या ये माना जाए कि उस समय माई बाप हमारे वकील साहब हैं? एकदम। आज भी इस बात का वो नहीं है, बस ये पैसा लिए। पहले वकील जो था ऐसा विश्वास करता था। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ कि मैं दरौली गया था, एक कमीशन होता है, जी जी जी, वो कमीशन ने जांच करने, उधर से लौटते समय एक केस में जिसमें मैं विपक्ष का अधिवक्ता था और जो हमारे साथ अधिवक्ता गए थे वो उस पार्टी के अधिवक्ता थे, पक्ष थे। उन्होंने कहा कि हमारा मौकिल है, थोड़ा सा हम इससे मिल करके आते हैं। तो हम लोग गाड़ी में रह गए और चले गए मिलने। 2-3 मिनट के बाद वो क्लाइंट आया और पैर छू के प्रणाम किया, कहा कि सर हम विपक्षी हैं तो हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर चलिए। ये मान सम्मान था विपक्ष के अधिवक्ता को। तो ये सर माना जाए कि पहले न्यायालय में समस्या का समाधान होता था, आज उस सत्यता की खोज होती है, समस्या का समाधान नहीं होता। देखिए ऐसा हमारा अपना अध्ययन है, इस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है जी। जो अभी प्रकाशन के क्रम में है। उसमें हमने अपना विचार दिया है कि 50% जो 50% मुकदमे हैं वे तनाव में, वर्चस्व में दाखिल परेशान करने के उद्देश्य से दाखिल किए जा रहे हैं। 50% ऐसे मुकदमे हैं जिसमें सही एक पक्ष पीड़ित है। अब जो हम लोग के पास केस आता है उस केस में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शर्त दें, लेकिन शर्त के साथ कुछ ऐसी बातें भी आ जा रही हैं जो ये जो मुकदमे हैं इनके विस्तार, पेंडिंग जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा हो रहा है। इससे लोगों का भरोसा नहीं, समाप्त हो रहा है। जी। अब लोगों को लंबे 10 बरस और 12 बरस के बाद स्थानीय स्तर पर आपको प्राप्त हो न्याय, उसके बाद उसकी अपील हो, 7 बरस वो चले, फिर उच्च न्यायालय जाए, वहाँ 10 बरस चले, तो 1 से 2 पीढ़ी समाप्त। इसलिए लोगों का सिविल मुकदमा से लोग भाग रहे हैं। ठीक है सर, अब मैं आपके दूसरे पक्ष पे आता हूँ। सर आप, ये कहा जाता है कि आप सिवान में पत्रकारिता के पुरोधा हैं। हम लोग भी यहाँ थोड़ी बहुत पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति आता है ये जो बात ज़रूर कहता है कि एक समय आप यहाँ के अस्थायी स्तंभ रहे हैं। जैसा कि मैंने सिवान की इंसाइक्लोपीडिया कही है जो 94 में प्रकाशित हुई है, सोनालिका, उसमें मैंने आपके कई लेखों को पढ़ा है। ऐसा लगता है कि एक संजीदा व्यक्ति इस चीज़ को रच रहा है, लिख रहा है, कई प्रसंग हैं उसमें। सर पत्रकारिता की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ और कैसे आपने शुरू किया? हमारे पिताजी अंग्रेजी पत्र इंडियन नेशन के सिवान संवाददाता थे। जब मैं प्रैक्टिस में आया 63 में, तो उन्होंने ये भार हमको दे दिया। तो 63 से ही हम पत्रकारिता में आ गए। और अब दिक्कत हमारे साथ हुई कि हम अंग्रेजी में पढ़े थे, कचहरी का जो काम था उर्दू में होता था, पत्रकारिता हमको अंग्रेजी में करनी होती थी, तो भाषा पर बड़ा कंट्रोल करना पड़ता था। ये हमारे लिए कठिनाई थी। हम एमए से, हिंदी से एमए हैं, उर्दू में कचहरी में काम कर रहे हैं, अंग्रेजी की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो भाषा को कंट्रोल करने में बड़ी कठिनाई होती थी। और आजकल के ऐसा पत्रकारिता नहीं थी।
आपको अगर अशुद्ध आपने लिख दिया तो न्यूज कट जाना जी, है, अक्षम्य है। अक्षम्य है। अक्षम्य, जी जी। इसलिए ऐसे लोगों को पत्रकार भी रखा जाता था जिनको कोई अन्य प्रोफेशन हो। जितने भी स्थानीय संवाददाता जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर थे, वो या तो टीचर थे, प्रोफेसर थे, लॉयर थे, एक अलग प्रोफेशन उनका था। ये पत्रकारिता पर ही वो मुनहसर नहीं थे, इसलिए लालच कोई नहीं थी, पत्रकारिता शुद्ध मन से। दूसरी बात ये थी कि हमारे समय में वातावरण ऐसा था कि अगर आपके विरुद्ध न्यूज लिख दिया है तो आपको कोई गम नहीं है। सर, आपको कुछ याद है आपने पहली खबर कब लिखी थी? पहली खबर तो हम लोगों ने लिखा था 1964 में। अब जनवरी का तिथि तो नहीं याद है, लेकिन जनवरी में हम लोगों ने लिखा था। उसमें काला पानी से भागर निवासी जो सामदेव बाबू थे, वो आए हुए थे, तो उनका सम्मान होने जा रहा था। उस सम्मान का पहला न्यूज हमने भेजा था। उसमें हमारे संपादक ने हमको लिखा है कि भाषा तुम्हारी बहुत अच्छी, भाव भी बहुत अच्छे, सामग्री भी बहुत अच्छी, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था। इसलिए मेहनत करो, पहले क्रम क्या होगा, उसके बाद क्रम क्या होगा, उसके बाद क्रम क्या होगा, उस लाइन से लिखो। जैसा कि मैं जानता हूँ आपने भोजपुरी पत्रिकाओं का भी बड़ा संपादन किया है, आपने उसको लिखा है। जो यहाँ से साप्ताहिक या 15 दिनों पे जो भी पत्रिका था उसमें भी आपने इसको बढ़िया से ये लिखा है। क्या कहेंगे आज की पत्रकारिता के बारे में? देखिए, आज के पत्रकारिता के बारे में जो समाचार हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी अशुद्धियाँ आ रही हैं। तो हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी हमने कहा है कि भाषा और भाव ये दोनों समाचार में नहीं होता है। समाचार में सत्यपरक बातें होती हैं, तो भाषा में भी शुद्धता चाहिए, क्योंकि पाठक पढ़ेगा। ये मानना चाहिए कि पत्रकार को भी कुछ पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। करते नहीं, पढ़ना ही है। जिले अनुमंडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और यही कारण है कि पत्रकारिता करने वालों की आज प्रतिष्ठा थोड़ी प्रशासन के बीच में और लोगों के बीच में धूमिल हुई है। धूमिल इस मायने में हुई है कि हम प्रशासन की तरफ हो गए हैं। जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं या प्रशासन में कोई त्रुटि है तो उस पर हमारा ध्यान कम है। और पहले जो था, पत्रकार के समाचार की कटिंग विभाग को जाती थी और विभाग उसमें सुधार करना हो या संज्ञान लेता था। अब ये सिस्टम बंद है। अब एक बार ही कलेक्टर को, एक बार ही एसपी को, एक बार ही अन्य पदाधिकारी को दे दिया जाता है। अब कलेक्टर को एक बार पढ़ने का समय नहीं है, एसपी को समय नहीं है। तो जो समाचार स्थानीय भी हैं उसकी जानकारी भी। सर, ये पहला भाग है जहां हम आपका साक्षात्कार कर रहे हैं। आपका साक्षात्कार का द्वितीय भाग भी हम करेंगे। उसमें हम आपसे ये पूछेंगे कि अभी तक जो 1972 से लेकर अभी तक, जैसे हमारे जिलाधिकारी माननीय अमित कुमार पांडे जी 35वें जिलाधिकारी हैं, इस तरह के जो जिलाधिकारी आपके संस्मरण में हैं, जो जैसे प्रभु नारायण विद्यार्थी, ऐसे लोग हैं, इनके बारे में हम आपसे ये जरूर प्रश्न करेंगे। लेकिन एक अंतिम प्रश्न, 50 साल सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के पूरे कर रहा है, क्या उमंग उत्साह है इस सिवान को लेके आपके मन में? हमारे मन में है कि जिस स्थान के प्रगति के समय में एक पक्षकार था, तो आज तो मैं आनंदित हूँ जरूर। आपने इसके जन्म, शिशु, इसके किशोरावस्था को आपने देखा है। और मैंने यहाँ 4 सेशन चले, चारों सत्र में उद्घोषक मैं ही था। चाहे मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया हो उसका भी, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसका भी, संगीत का कार्यक्रम हो उसका भी, कवि सम्मेलन मुशायरा हो उसका भी,
चारों का संचालन, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत कर्मठ पक्षकार था जिले का। जब 20 जिले का 50 मैं आपकी बातों को सुना हूँ जब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी के द्वारा और 11 जजों के द्वारा जब नए भवन का यहाँ उद्घाटन हो रहा था, तो आपने पूरा इस चीज़ को सामने रखा था। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। और सबसे बढ़ के सर से हम लोग द्वितीय भाग में और प्रश्न करेंगे। सर से जितना पूछा जाए कम है। आप पुरोधा हैं, मैंने पहली भी बात कहा पुरोधा हैं। सर के बारे में इस 50 वर्ष के सिवान के जो पूरे ये बता रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है सर के बारे में, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, चख के तो देख, चख के तो देख। नारद मीडिया का ये सौभाग्य है कि हम नॉट आउट 88 ईयर्स के व्यक्ति से, जिन्होंने सिवान के जन्म से लेकर अभी तक की यात्रा को संजोया है, अपने संस्मरण में रखा है, और न जाने कितने किस्से कहानियाँ प्रशासनिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर पर आपके पिटारे में है। उसे उभारा जाए, उसे सामने लाया जाए, तब ये सिवान अपनी आगे की दिशा पकड़ेगा। सर, आपने नारद मीडिया को समय दिया और आपने बातचीत किया, ये बड़ा ही नारद मीडिया के लिए भावुक क्षण है। आपके लिए मैं इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने उन परिस्थितियों को याद दिला दिया। मैं आभार मानता हूँ आपका। धन्यवाद।